गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अप्रैल 22 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनआईए के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली JNK के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और हमारे कई सारे जवान शहीद हुए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। फेक न्यूज फैक्ट चेकिंग, ये मुद्दा काफी समय से चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने आईटी रूल्स के अंदर चेंजेस किए हैं। तो बहुत सारे न्यूज चैनल्स, बहुत सारे दूसरे जो न्यूज प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं वो सामने आ रहे हैं, इसका अपोज कर रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि फेक न्यूज क्या होती है, कैसे जनरेट होती है, क्यों होती है, चैलेंजेस वगैरह क्या हैं। मेंस में यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। वीवीपैट के बारे में बात करेंगे, जो कि हम लोग ईवीएम हमारी मशीन जो होती है वहां पे इसको यूज किया जाता है। WMO की एक रिपोर्ट आई है थोड़ा ग्लेशियर्स के बारे में, स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और फिर एक एडिटोरियल है आपका LOC और इश्यूज एंड सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। थोड़ा इसको हम देखने वाले हैं, चलिए। तो पहला टॉपिक है एनआईए टीम रीचेस पूंछ और कॉम्बिंग ऑन द अटैकर्स। तो यार ये पूंछ में एक बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ है जिसमें हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं और अभी तक खैर पता नहीं चला है कोई अटैकर्स कौन थे, वो सारी चीजें। बट उसमें कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये केस चला गया है एनआईए के पास, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास चला गया है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। GS पेपर 3 में साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जैसे CBI है, एनआईए है, इनके बारे में हमें ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो देखिए क्या है एनआईए। एनआईए को बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे एनआईए एक्ट के तहत इसको पास किया गया था। और जब 26/11 का अटैक हुआ था भैया, तो उसके बाद हमें एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जरूरत महसूस हुई जो ऑल इंडिया लेवल पे काम कर सके और इवन कभी कभी इंडिया से बाहर जाके भी काम कर सकती है। तो इट वाज इनेक्टेड ऑन 31 दिसंबर 2008। नेशनल इन्वेस्टिगेशन वाज बोर्न आफ्टर 26/11 अटैक। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। सेंटर के अंडर में बेसिकली काम करती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह कंडक्ट करवाई जाती हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल पुलिस ऑफिसर होगा वो इन्वेस्टिगेशन कर लेगा, नहीं। एटलीस्ट डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट वो रैंक होना चाहिए, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द पुलिस, या इससे ऊपर का रैंक होना चाहिए, तब जाके आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। डीजी के द्वारा ये हेड किया जाता है और ये डीजी को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये कौन कौन से ऑफेंस के अंदर कार्रवाई कर सकता है, जो शेड्यूल ऑफेंस होते हैं। कुछ एक दो की लिस्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है शेड्यूल ऑफेंस की। जैसे आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट, अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ द सिविल एविएशन एक्ट, सार्क कन्वेंशन वगैरह, तो ये सब शेड्यूल एक्ट के अंदर में आते हैं। तो ये एनआईए के अंदर किया जाता है। लेकिन 2019 के अंदर इस बिल के अंदर अमेंडमेंट किया गया था और एनआईए की पावर्स को एक्सपेंड किया गया था। जैसे इसके अंदर कुछ नए ऑफेंस ऐड किए गए थे, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑफेंस रिलेटेड टू काउंटरफिट करेंसी। काउंटरफिट करेंसी में जो नकली नोट वगैरह बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर और द सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, हथियार वगैरह की जो तस्करी वगैरह की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, सेल परचेज की जाती है। काउंटर टेररिज्म को इसमें काउंटर टेररिज्म का, साइबर टेररिज्म को इसमें ऐड किया गया। एंड ऑफेंस अंडर द एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908। तो ये कुछ नए इसके अंदर ऐड किए गए थे जिसकी पावर थोड़ी इंक्रीज यहाँ पे की गई थी। और एनआईए के अंदर स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए जाते हैं, जो एनआईए के अंदर जो केसेस होते हैं उनकी ही कार्रवाई होती है ताकि फास्ट डिस्पोजल हो सके। तो स्पेशल कोर्ट क्या होता है ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जो हमारा एनआईए का सेक्शन 11 है उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो शेड्यूल ऑफेंस होते हैं उनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाती है। स्पेशल कोर्ट के अंदर जो जजेस होते हैं उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो एडिशनल जज को भी स्पेशल कोर्ट के अंदर अपॉइंट कर सकती है अगर सीजीआई की रिकमेंडेशन होती है तो, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये थोड़ी थोड़ी सी आपको चीजें पता होनी चाहिए। और स्पेशल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या होता है, तो हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, उसके तहत जो है सारी चीजें यहाँ पे की जाती हैं। अब ये क्वेश्चन ज्यूरिसडिक्शन की अगर बात आती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग केसेस के बेसिस पे ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन से कोर्ट सुप्रीम स्पेशल कोर्ट के सामने पेंडिंग हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, राइट। एक्सेप्शनल केसेस में जो है पूरे देश में भी हो सकता है। और एनआईए के अंदर जब केस आता है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखिए वैसे तो पुलिस स्टेट सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर केस एनआईए के अंदर में आ जाता है
तो स्टेट पुलिस की, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली एनआईए के द्वारा ले लिया जाता है। जो ऊपर शेड्यूल ऑफेंस होते हैं और जो नए ऑफेंस ऐड किए गए हैं ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। Similarly, the High Court has the power to transfer a case pending before a special court in a state to any other special court within a state. अगर लगता है भैया एक स्पेशल कोर्ट के अंदर वैकेंसीज हैं, काम नहीं हो रहा है, तो हाई कोर्ट जो है उसको एक स्पेशल कोर्ट से दूसरे स्पेशल कोर्ट में भेज सकता है। ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने परसों किया था, कल तो अनफॉर्चुनेटली एनालिसिस नहीं हो पाई थी मेरे द्वारा, थोड़ा बिजी चल रहा था मैं, लेकिन यस ये परसों वाला क्वेश्चन था और ये पीएसएलवी जीएसएलवी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। तो वहां पे ये जो क्वेश्चन यूपीएससी में 2018 में पूछा गया था और इसका आंसर हो जाता है ओनली वन। PSLV launched the satellites useful for Earth resources monitoring, whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellite। क्योंकि GSLV के द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं भाई वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं यूजुअली, जो कि 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं। लेकिन पीएसएलवी से जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो यूजुअली लो अर्थ ऑर्बिट में या मिडिल अर्थ ऑर्बिट में किए जाते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर यूजुअली जो सैटेलाइट होते हैं वो ऑब्जर्वेशन के लिए होते हैं, मॉनिटरिंग वगैरह के लिए किए जाते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग वगैरह वो सब के लिए किए जाते हैं। ठीक है, और 2019 में भी देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। खैर आगे बढ़ते हैं। फैक्ट चेकिंग नेटवर्क फोकसेस ऑन द फेक न्यूज ऑन द रूलिंग पार्टी सेंटर। तो ये आपको पता है कि हमारे जो आईटी रूल्स हैं इसके अंदर सरकार ने चेंज करने की बात कही है, और सरकार ने ये कहा है कि भाई कोई भी न्यूज़ चैनल, सिर्फ न्यूज़ चैनल ही नहीं बल्कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक वगैरह है, अगर यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन पोस्ट करता है, कोई आर्टिकल पोस्ट करता है, और अगर वो आर्टिकल गवर्नमेंट के बारे में है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में है, और अगर वो गलत जानकारी दे रहा है, अगर वो फेक न्यूज़ फैला रहा है, तो इसकी फैक्ट चेकिंग की जाएगी। किसके द्वारा? पीआईबी के द्वारा। और अगर वो आर्टिकल पाया जाता है फेक तो उसको रिमूव किया जाएगा, और ये रिमूव करना मस्ट होगा। इसका मतलब पीआईबी अभी एक ऐसी एजेंसी बन जाएगी जो कि फैक्ट चेक किया करेगी कि वो सही इंफॉर्मेशन है, गलत इंफॉर्मेशन है। क्योंकि कई सारी ऐसी रिसर्च देखने को मिली है जो फॉरेन कंट्रीज में हुई हैं, जिनका ये कहना है कि फेक न्यूज रियल न्यूज से 6 गुना ज्यादा फैलती है, 6 टाइम्स फास्टर देन द रियल न्यूज। और ये आर्गुमेंट सरकार ने बेसिकली कोर्ट के अंदर भी दिया है कि सर ऐसा होता है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट के बारे में इस तरह की फेक न्यूज ना फैलाई जाए व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक पे, दूसरे मीडिया वगैरह पे, तो उसके लिए सरकार ने ये किया है। और जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड द डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल 2021 है, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं बाय आवर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन। तो इसका जो रूल 31B है, इतना खैर डिटेल की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, बस ये समझ लो कि इसके अंदर थोड़े से चेंजेस किए गए हैं और पीआईबी को यहाँ पे एक अथॉरिटी मान लिया गया है। अब ये बहुत सारे जो न्यूज एजेंसीज वगैरह हैं वो इसका विरोध कर रही हैं, और हमारे पास एक बनता है इंफॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस। अलायंस का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, ग्रुपिंग होता है। तो मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस के अंदर ऐसी 14 डिजिटल पब्लिशर्स हैं जो फेसबुक पे या इंटरनेट वगैरह के ऊपर काम करते हैं, न्यूज प्रोवाइड करवाते हैं। तो उनका ग्रुप है ये, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो इनका ये कहना है कि भाई सरकार ये काम ना करे, हम ये काम खुद करेंगे, और हम एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे। ठीक है, खुद हम एक ऐसी बॉडी बनाएंगे जो इंश्योर करेगी कि मार्केट में पब्लिक के सामने फेक न्यूज ना जाए। और हम जैसे फेसबुक या गूगल वगैरह उनकी भी हेल्प लेंगे और एक बड़ा सिस्टम बनाएंगे। तो सरकार को इसके अंदर इंटरवीन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सरकार किसी एजेंडा के ऊपर काम कर सकती है। तो ये इस ग्रुप का बेसिकली मानना है। अभी तक खैर सरकार ने इसकी बात को माना नहीं है, और सरकार ने यही कहा है कि देखो भाई, जनता के सामने मिस इन्फॉर्मेशन ना जाए, फेक न्यूज आज के समय में सोसाइटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो उसको देखते हुए सरकार ने कहा है कि हाँ भाई ये चीजें हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो एक तो आपको ये थोड़ा सा ये बताना चाहिए, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है जी, चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना देखो, हाँ उसके बाद देखिए इंडिया में जो है फेक न्यूज को कर्व करने के कौन कौन से लॉज हैं। तो आर्ट सेक्शन 66D ऑफ आईटी एक्ट 2008, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस को रेगुलेट करने की बात करता है। ठीक है, जो ऑफेंसेस वगैरह होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 भी, जो एंड द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, देखिए बहुत पुराना एक्ट है। ठीक है, ये भी फेक न्यूज का जो सर्कुलेशन होता है, जो रूमर्स वगैरह फैलाए जाते हैं, सिटीजन के अंदर पैनिक क्रिएट किया जाता है ना, उसको रेगुलेट करने के लिए
कर्व करने के काम आता है। जैसे कोविड-19 के दौरान बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाई गई इस वायरस के बारे में, है ना? तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। उसके अलावा इंडियन पिनल कोड ऑफ 1816 भी फेक न्यूज़ को रेगुलेट करता है। बट येस, इंडिया में अभी तक कोई डेडिकेटेड कानून नहीं है फेक न्यूज़ के बारे में। अभी ये कुछ गाइडलाइंस आई हैं आईटी एक्ट के अंदर में, बट कानून एज़ सच हमारे पास यहाँ पे नहीं है। कुछ पुराना आर्टिकल है जो मैंने आपको कई बार मैं करवा चुका हूँ। तो जो फेक न्यूज़ होता है इसे इसे येलो जर्नलिज्म या टैबलॉइड जर्नलिज्म भी कहा जाता है। टैबलॉइड जर्नलिज्म, ठीक है, ये थोड़ी टर्म आपने याद रखनी है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। दैट टैबलॉइड जर्नलिज्म वाज रिसेंटली न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको वो ऐसे बताएगा क्या क्या कॉज हो सकते हैं फेक न्यूज फैलाने के। इंटरनेट के ऑफ कोर्स हर कोई जनरेट कर रहा है भैया कंटेंट। पहले तो सिर्फ न्यूज वाले किया करते थे, आजकल तो हर कोई अपनी तरफ से कंटेंट लिखे जा रहा है। करोड़ों लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, तो इंटरनेट बहुत बड़ा रीजन है फेक न्यूज फैलने का, क्योंकि उसके ऊपर कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है किसी की, है ना। लैक ऑफ रेगुलेटर्स की हमारे यहाँ पे कमी है, और बहुत बार लोग इमोशंस में बह जाते हैं और कुछ भी पोस्ट करते रहते हैं अपनी कास्ट को लेके, कम्युनिटी को लेके, देश के बारे में। जैसे थोड़े समय पहले का एक न्यूज फैली थी व्हाट्सएप पे कि जो हमारा नेशनल एंथम है, इस नेशनल एंथम को बेस्ट नेशनल एंथम का अवार्ड दिया गया है बाय यूनाइटेड नेशन। इट वाज अ फेक न्यूज। यूनाइटेड नेशन ऐसा कोई रेटिंग नहीं करता है भैया, हर कंट्री के हिसाब से उसका नेशनल एंथम बेस्ट होता है, राइट। और कुछ क्या चैलेंजेस हैं फेक न्यूज को कर्व करने के। यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है, तो ऑफ कोर्स एक हमें ऑथेंटिसिटी नहीं पता चलती है, और करोड़ों यूजर्स होते हैं तो रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्राइवेसी राइट्स यहाँ पे की बड़ी दिक्कत है। अगर बहुत ज्यादा रेगुलेट करने लगेंगे तो राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, है ना। साइबर सिक्योरिटी वाले इश्यूज वगैरह यहाँ पे हो जाते हैं। और हाई एनक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फेसबुक, उबर वगैरह ये जो डेटा वगैरह जनरेट करते हैं तो उसके अंदर हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन नहीं होता है तो चीजें लीक हो जाती हैं, है ना। द वेलफेयर ऑफ द इंडियंस ऑल्सो, इट कुड बी एक्चुअली अफेक्ट द वेलफेयर ऑफ द इंडियन डिजिटल यूजर्स। सीधी सी बात है भाई, है ना। अगर आप ज्यादा रेगुलेट करोगे, लोगों को रोकोगे, तो हमारा वेलफेयर ही नुकसान होगा, ठीक है। और क्योंकि रूरल एरियाज में जो रहने वाले बहुत लोग हैं जिनको इंटरनेट के थ्रू जो कनेक्ट करते हैं, अगर फेक न्यूज़ के चक्कर में हम लोग अगर उनको एक्सेस की रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो जो डिजिटल इंडिया की हम लोग बात करते हैं, डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, वो सब भी नहीं हो पाएगा। और ये भैया देख, और ये जितनी सारी जैसे हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, ये सब है, ये सब इंडिया में काम करती हैं, लेकिन एक्चुअली ये फॉरेन कंपनीज हैं, है ना। तो ज्यूरिसडिक्शन वाला भी बहुत इशू है यहाँ पे। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं सोशल मीडिया और फेक न्यूज वगैरह के बारे में, ठीक है। चलिए, वाई वर पॉलिटिकल पार्टीज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिफेक्टिव वीवीपैट्स। देखिए, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए वीवीपैट क्या होता है। अगर आपने वो कभी वोटिंग दिया होगा वो अच्छे से पता होगा। वहां पे जो अपनी ईवीएम मशीन होती है, ईवीएम मशीन के अंदर जैसे बटन होते हैं और यहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम होता है, सिंबल होता है, और जैसे ही आप यहाँ पे वोट डालते हो तो ये जो वीवीपैट मशीन होती है इसके अंदर से एक स्लिप निकलती है। उस स्लिप के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल होता है और जिसको आपने वोट दिया है उस कैंडिडेट का नाम होता है। और ये स्लिप कुछ सेकंड के लिए रहती है, 7 to 8 सेकंड के लिए रहती है, 7 सेकंड। और उसके बाद ये कट जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। ये होती है वीवीपैट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है, इंडिया में बहुत सारे जो वीवीपैट मशीनें हैं उनके अंदर डिफॉल्ट आ जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट वगैरह आ जाता है। तो ऐसा 6.5 लाख वीवीपैट मशीन्स डिफेक्टिव निकली थी लास्ट टाइम। बट अनफॉर्चुनेटली, जो कि बहुत गलत हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी अपोजिशन पार्टीज को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया और सीधा इन वीवीपैट मशीन्स को कहां भेज दिया, मैन्युफैक्चरर्स के पास भेज दिया रिपेयर करवाने के लिए। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खुद के मैंडेट के अगेंस्ट में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खुद के एसओपी के अगेंस्ट में है। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, कि क्या फॉलो किया जाना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर ये कहता है कि भाई, जब एक वीवीपैट मशीन के अंदर डिफेक्ट आइडेंटिफाई किया जाता है तो वहां के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं वो उसको चेक करते हैं पहले लेवल पे। अगर फिर भी डिफॉल्ट पाया जाता है तो 7 दिन के अंदर वो जो मशीन है वो मैन्युफैक्चरर्स को भेज दी जाती है, राइट, इन कोऑर्डिनेशन विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये होती है स्टैंडर्ड प्रोसीजर।
लेकिन कुछ केसेस में स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया और वीवीपैट मशीन जो खराब हुई हैं उनके बारे में अपोजिशन पार्टीज को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। तो ये एक कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस अपोजिशन पार्टी हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे आरोप लगा रही हैं। तो वो चीजें हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, क्योंकि जब ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ था तो लोगों का ये कहना था कि यार ये जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है इसको हैक किया जा सकता है, आप कोई भी बटन दबाओगे तो वोटिंग कहीं भी चली जाएगी। तो उस चीज को थोड़ा सा ऑथेंटिक बनाने के लिए वीवीपैट मशीन का यूज किया गया था, ताकि जो वोटर होता है जब वो वोट डालता है तो कम से कम उसको ये पता चल जाता है तेरा वोट गया कहाँ है। इसलिए इसको किया गया था। तो वही है ये, जब एक आदमी बटन बटन प्रेस करता है, सिंबल नेम वगैरह जो मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता ही दिया है। ठीक है, अगर वो यहाँ पे मान लो मैंने वोट डाला और यहाँ पे सिंबल गलत आ गया या नाम गलत आ गया, तो वहां पे उस समय जो ऑफिसर होता है, पोलिंग ऑफिसर, उसको मैं इन्फॉर्म करता हूँ। पुलिस ऑफिसर क्या करता है उसके बाद में, एक टेस्ट वोटिंग करता है उसी आदमी के सामने, मतलब मेरे ही सामने पोलिंग ऑफिसर एक टेस्ट वोटिंग करेंगे। और टेस्ट वोटिंग करने में अगर ये पाया गया कि हाँ भाई तुम बिल्कुल सही थे और वो गलत वोटिंग हुआ है, तो उस मशीन को वहां से हटा दिया जाता है और वो इलेक्शन वहां पे बाद में होता है। उस समय इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई बाकी जो भी वोटिंग हुई है वो भी गलत हुई हो, दोबारा सिलेक्शन होता है उस पर्टिकुलर जगह पे। लेकिन अगर ये पाया जाता है कि भाई मैंने झूठ बोला है, मशीन सही काम कर रही थी, तो मेरे खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। इंडिया में पहली बार जो वीवीपैट मशीन का यूज हुआ था वो बाई इलेक्शन के अंदर हुआ था। कहां पे? नोक्सन असेंबली सीट इन ट्यूसांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड इन सितंबर 2013। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे याद कर सकते हो। चलिए, यूएन रिपोर्ट्स ऑफ द चार्ट मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, ये कोई नई बात नहीं है कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो यूडब्ल्यूएमओ कुछ रिपोर्ट इशू करता है, ये तो आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट। क्योंकि रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका एग्जाम में एक या दो हमेशा मिलते ही मिलते हैं। पिछले एक दो साल से, एक साल से, 2 साल से नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर 4-5 साल का एग्जाम उठा के देखोगे तो डेफिनेटली रिपोर्ट बेस्ड। तो यू नेवर नो कब पूछ सकता है। तो आईएमएफ वाली रिपोर्ट, राइट, मटीरियोलॉजिकल वाली रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स, यूएन वगैरह की जो यूएनडीपी वगैरह, ये सब जो रिपोर्ट्स है ना, आपको पता होनी चाहिए कि कौन रिलीज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बहुत ही इजी नंबर होते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा रट्टा मारना पड़ता है, यस, लेकिन बहुत बहुत इजी नंबर होते हैं, सोचना ही नहीं पड़ता, रट्टा मारो बस। तो ये रिपोर्ट है, आपको ये पता होनी चाहिए। और ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है डब्ल्यूएमओ। इसका वही मेन काम है भैया, वेदर क्लाइमेट है ना, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी, ओशियानोग्राफी, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, उन सारे फील्ड में ये काम करता है। डब्ल्यूएमओ ने क्या कहा, ऑब्जर्वेशन क्या है डब्ल्यूएमओ की? ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई 1850 से लेके 1900, 1850 हम लोग शुरुआत मानते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। तो अगर हम लोग इसकी एवरेज निकालते हैं तो तब से लेके अब तक 2022 तक वर्ल्ड का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो चुका है। और हमारा टारगेट क्या है? 1.5 डिग्री, इससे पहले रोकना, इससे ज्यादा नहीं जाने देना एज पर पेरिस। तो हमें बेस्ट कोशिश करनी है कि टेम्परेचर इतना ना आ जाए, लेकिन 2% इज द अपर लिमिट। 2% से ज्यादा तो जा ही नहीं सकता किसी भी केस में, क्योंकि अगर ये हुआ तो भाई फिर राम नाम सत्य है, बहुत कुछ होगा। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, सोइल मॉइस्चर खत्म, रिवर फ्लडिंग, डेजर्टिफिकेशन, बहुत कुछ होगा। तो वो हम लोगों ने अपने टारगेट रखा है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे 1.5 तक की। ग्रीन हाउस गैसेज तो ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबल होती ही हैं टेम्परेचर राइज के लिए। ग्रीन हाउस गैसेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। अगर आप इनकी परसेंटेज टर्म में देखें तो ये बहुत कम है एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन इनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो इस समय कॉन्सेंट्रेशन चल रही है एटमॉस्फेयर के अंदर वो है 415 पार्ट्स पर मिलियन। प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट वाज अराउंड 218 पार्ट्स पर मिलियन। तो देखिए डबल कर दिया लगभग हम लोगों ने। और इतना ही नहीं, मीथेन का भी बड़ा है परसेंटेज। पहले इट वाज अराउंड 18, नाउ दिस इज 1908 पार्ट्स पर बिलियन इन 2021। तो चाहे मीथेन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, भैया सबका बढ़ रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड तो बाद में एसिड रेन भी करता है। और जो हमारा परमाफ्रोस्ट है, यानी कि साइबेरिया वाले रीजन में जहाँ पे परमानेंट
जो फ्रोस्ट रहती है, फ्रोजन सोइल वगैरह रहती है, वो मेल्ट हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो वहां से मीथेन रिलीज हो रही है। ये मीथेन फर्दर ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, और इस ग्लोबल वार्मिंग से फर्दर मीथेन रिलीज हो रही है। तो ये पूरा एक साइकिल बन गया अनफॉर्चुनेटली। तो इसको थोड़ा कुछ ना कुछ करने की रिक्वायरमेंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, क्लाइमेट रिफ्यूजीज एक टर्म होती है। मतलब आप जैसे कोस्टल एरिया में रहते हो और वहां पे फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स आते हैं, तो हमारा तो जीना वहां मुश्किल हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, वहां से माइग्रेट कर जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, क्लाइमेट रिफ्यूजीज। और इनका कहना है कि WMO का ये कहना है कि 95 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हैड ऑलरेडी सफर्ड डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ये तो ऑलरेडी हो चुके हैं, और आने वाले समय में आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज्यादा होगा, क्योंकि वर्ल्ड की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन तो कोस्टल एरियाज में रहती है, और वर्ल्ड की 80% जो बिगेस्ट सिटी हैं वो कोस्टल सिटीज हैं। तो भाई जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे, सी लेवल राइज होगा, तो फिर क्या होगा? तो ये तो डिस्प्लेसमेंट ही होने वाला है। 2050 2060 तक ऐसा माना जाता है कि 40% मुंबई वुड बी अंडर वाटर। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो डिस्प्लेस तो होंगे ही ना यार। तो ये कुछ चीजें जो है WMO के द्वारा बोली गई हैं, तो थोड़ी चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। चलिए जी। डिस्पाइट हाइक्स, स्मॉल सेविंग स्कीम रेट्स येट टू कैच। ये किसकी हाइक की बात कर रहा है? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी की हाइक की बात कर रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होता है, तो स्मॉल सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना चाहिए। ये एक फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला दिया गया था श्यामला गोपीनाथ जी के द्वारा, जो RBI के डेप्यूटी गवर्नर रहे थे, कि भाई हर 3 महीने में स्मॉल सेविंग स्कीम्स का इंटरेस्ट रेट जो है उसको अपडेट किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है? वो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ ऑटोमेटिकली लिंक होता है। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट रेट हाई होगा, तो इसका ऑटोमेटिकली हाई होता है, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट रेट हाई हो चुका है, लेकिन इन स्कीम्स का हाई अभी तक नहीं हुआ। कौन सी स्कीम? स्मॉल सेविंग स्कीम, जिसके अंदर हम लोग छोटा थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। कौन मैनेज करता है इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है भैया। और सिटीजन्स को एनकरेज किया जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा उसके अंदर डालो, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। आज 10 साल के हो आप तब भी पैसा डाल सकते हो। वो बहुत पॉपुलर हैं, क्योंकि इसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू आवर रेगुलर डिपॉजिट्स इन द बैंक। जो हमारा सेविंग अकाउंट वगैरह होता है ना, उसके कंपैरिजन में काफी अच्छा रिटर्न होता है यहाँ पे। किसी का 7%, 8%, 6.5% इतना तक रहता है। और टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं अगर आप इनके अंदर स्कीम्स करते हो। तो ठीक है, तो एक तो आपको वो पता होना चाहिए। और ये जो इंटरेस्ट वगैरह वगैरह जो होते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम में, कौन चेंज करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, RBI नहीं करता है, बैंक्स नहीं करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द इंटरेस्ट रेट ऑफ द स्मॉल सेविंग ऑन द क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली मतलब समझते हो ना, 3 महीने। साल में 12 महीने होते हैं, क्वार्टर मतलब 1/4। तो 12/4 इज इक्वल टू 3। तो 3 महीने के बाद रिव्यू उसको किया जाता है। और ये क्यों स्कीम्स चलाई जाती हैं? गवर्नमेंट क्यों एनकरेज करती है पब्लिक को? भैया ताकि गवर्नमेंट का पास पैसा आए, और जो फिजिकल डेफिसिट होता है उसको काउंटर कर सके सरकार। तो इन सब चीजों के लिए की जाती है। और ये स्मॉल सेविंग स्कीम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, सेविंग सर्टिफिकेट जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र वगैरह, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट्स वगैरह। ये थोड़ा आप नाम याद रखने चाहिए आपको, हालांकि आपको इनके डिटेल में भी जाने की रिक्वायरमेंट है। हालांकि आपके पास पहले से नोट्स होंगे जिसमें थोड़ी डिटेल होगी, बट अगर नहीं है तो प्लीज इनके थोड़ी थोड़ी डिटेल में जाएं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या होता है, सीनियर सिटीजन सेविंग, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं। चलिए जी। तो आज का एडिटोरियल क्या कहता है? LOC अग्रीमेंट ऑफ 2007 डिजर्व्स अ रीलुक। रीलुक मतलब भैया इसको दोबारा से देखिए, उसको रिव्यू करिए, क्या उसका कोई दोबारा से चांस है कि नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। 2007 के अंदर LOC पे एक अग्रीमेंट हुआ था, होना था, लेकिन हो नहीं पाया। तो आर्टिकल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि LOC क्या होता है, ये क्या अग्रीमेंट वगैरह था, वो सब थोड़ा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि LOC क्या होता है। उससे पहले थोड़ी सी लोकेशन वगैरह आप यहाँ पे देख लीजिए। तो जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसमें जो ऊपर वाला एरिया है इसे कहा जाता है गिलगिट बाल्टिस्तान। ठीक है। और ये जो येलो कलर में अपने को नजर आ रहा है, ये इट इज कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिया। और जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, दिस इज सियाचिन ग्लेशियर। 85% ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इज अंडर इंडियन कंट्रोल, 15% इज अंडर पाकिस्तान कंट्रोल।
और यहाँ पे पड़ता है आपका काराकोरम पास। ये देखिए यहाँ पे है काराकोरम पास, और ये है एक पीक है जिसका नाम है NJ9842। इस पीक तक इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर डीमार्केटेड है, मतलब लीगल तौर पे वो आइडेंटिफाई किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। इससे आगे एक्सेप्ट नहीं किया गया है, और इसके ऊपर तो इंडिया का कंट्रोल है। पाकिस्तान कहता है कि ये जो NJ9842 है, इससे अगर आप यहां तक जाओगे तो ये पूरा पाकिस्तान के अंडर में आता है, काराकोरम पास तक। लेकिन इंडिया कहता है कि नहीं, ये यहां तक मेरे कंट्रोल में है, बात खत्म। ठीक है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हम लोगों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था 1980s के अंदर। उस ऑपरेशन का नाम था क्या था, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ तो मजा आएगा। ठीक है, वो बड़ा अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग एक उसके ऊपर मूवी बन सकती है, बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन था। उसके अलावा ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है, इसको कहा जाता है शख्सगाम वैली। शख्सगाम वैली ये पहले पाकिस्तान के ही कंट्रोल में थी, लेकिन 1963 के अंदर पाकिस्तान ने इसको चाइना को गिफ्ट कर दिया था। बड़ी सोचने की बात है, आपने अपने टेरिटरी को गिफ्ट कर दिया उस समय 1962 में, जब इंडिया चाइना वॉर हो रहा था। रेड कलर में आपको जो नजर आ रहा है, ये अक्साई चीन है। दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वी क्लेम इट टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज एडमिनिस्ट्रेड एंड कंट्रोल्ड बाय चाइना। तो ये तो इस तरह से LAC हो गया, और यह हो गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल की जब हम लोग बात करते हैं, तो 1948 के अंदर जब सीज फायर हुआ था, दैट वाज द फर्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उस सीज फायर में यूनाइटेड नेशन ने इट वाज डिक्लेयर्ड कि भाई ये सीज फायर लाइन है। बाद में सीज फायर लाइन को LOC डिक्लेयर कर दिया गया 1972 में शिमला अग्रीमेंट के अंदर में। और ये कहां तक पॉइंट जाता है, NJ9842 तक जाता है, कराकोरम पास तक नहीं जाता है, ये आपने याद रखना है। और हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसे कहा जाता है हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड। एक तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आर्टिकल पे आएंगे, पहले थोड़ी थोड़ी चीजें आपको मैं बता देता हूँ। इंडिया पाकिस्तान के बीच में चलो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार वहां पे भी क्या हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक्चुअली 2007 में, उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो ये डिसाइड किया गया था कि मनमोहन सिंह और मुशर्रफ, जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उस समय, प्राइम मिनिस्टर, कि इनके बीच में एक अग्रीमेंट होना था। उस अग्रीमेंट में क्या किया जाना था, LOC को लीगल तौर पे फाइनल बाउंड्री एक्सेप्ट किया जाना था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इतने सालों की जो बॉर्डर की समस्या है वो सोल्व हो जाती, आप अपनी साइड में रहें भाई, हम अपनी साइड में रहें। लेकिन फिर हो गया 26/11 का अटैक इन 2008, और ये अग्रीमेंट नहीं हो पाया। तो शुरुआत यहां से होती है। ठीक है, लेकिन क्या उसके बाद बातचीत बिल्कुल खत्म हो गई? ऐसा भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक हमारे बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, जो कि बायलेटरल रिलेशंस और ये जो इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री है, उसके बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, और वो स्पेशल NOA भी रहे हैं, जिनका नाम है सतिंदर लांबा। और इन्होंने अपनी बुक लिखी है जिसके अंदर इन्होंने कई सारी चीजें मेंशन करी हैं। इन्होंने ये कहा है कि पहले जो 2007 वाला अग्रीमेंट था, उसके अंदर 14 पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे। लेकिन बाद में 2014 के अंदर और 2015 के अंदर भी, जब मोदी की सरकार आई, 2015 में मोदी जी की सरकार आई, तो इन्होंने कुछ चेंजेस किए। तो अभी जो है वो 14 पॉइंट जो है वो 4 पॉइंट के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो कौन कौन से पॉइंट हैं जिसके ऊपर इंडिया पाकिस्तान के बीच में बात हो सकती है? फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, एंडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स, एंड ब्रिंगिंग डाउन मिलिट्री प्रेजेंस। वो ये नहीं कह रहे कि मिलिट्री को हटा दो, लेकिन थोड़ा सा मिलिट्री को एक्चुअली कम कर दो, और एक दूसरे के बॉर्डर की रिस्पेक्ट करो। तो वो चीजें जो है यहाँ पे हुई। फिर चलते चलते जो है, जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे उस समय, तो ये जो पूरा अग्रीमेंट है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड चला गया। और फिर कई सारी चीजें हुई, मुंबई पे तो अटैक हुआ ही, फिर पठानकोट में, पुलवामा पुलवामा में वो सब अटैक हुआ, तो बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। फिर 2019 में आर्टिकल 370 हटा दिया गया, तो पाकिस्तान की तरफ से जो तो हल्का फुल्का चांस था वो भी एकदम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि भाई 370, देखो 370 को तो पाकिस्तान पहले भी आइडेंटिफाई नहीं करता था बिल्कुल भी, उसने कभी आइडेंटिफाई किया ही नहीं 370 को। लेकिन जब 370 हटाया गया तो वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, UN के सामने जाकर, देखो जी 370 हटा दिया इन्होंने, ये क्या कर दिया क्या कर दिया। तो वो चीजें जो है उस समय बिल्कुल खराब हो गई, और कोई हमारे बीच में ट्रेड नहीं होता, कोई हमारे बीच में ट्रैवल लिंक नहीं है। इवन हमारे बीच देशों के जो हाई कमिश्नर्स हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं। तो कोई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस समय
कुछ भी नहीं है। और इस हफ्ते जो है पुंछ में अटैक हुआ, अभी हुआ है ना, तो इसकी वजह से अब चीजें और भी खराब हो जाएंगी। तो चांस बहुत कम नजर आता है। बट ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं हो रही है, कोशिश कर रहे हैं। 2016 के अंदर जब पठानकोट में अंदर अटैक हुआ था, उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने बैक चैनल बनाने की कोशिश की थी। बैक चैनल डिप्लोमेसी आपको बताऊंगा क्या होता है। यानी कि हमारे कुछ ऑफिसर्स, जैसे अजीत डोवल जी या और भी कई पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लोगों से बातचीत उन्होंने किया था। ये चीजें मीडिया में नहीं आती हैं, ये चीजें पर्दे के पीछे की जाती हैं। तो कोशिश हम लोगों ने किया था उस समय पे भी। फिर बालाकोट हो गया, और फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। तो ये चीजें थोड़ा जो है फिर से खत्म हो गई। तो चीजें पटरी पे आने की कोशिश होती है, करते हैं, लेकिन फिर से पीछे चली जाती हैं। जैसे आप ये देख लीजिए कि भैया करतारपुर कॉरिडोर ओपन किया गया, तो लग रहा था कि रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, फिर से खराब हो गए। अभी अमित शाह जी ने कहा कि हम लोग शारदा पीठ कॉरिडोर भी ओपन करेंगे करतारपुर कॉरिडोर की तरह। अब वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, राइट, वो एक अलग बात है। तो 2007 का जो अग्रीमेंट था, जो मोदी और मुशर्रफ जी, सॉरी, मनमोहन सिंह जी और मुशर्रफ के बीच में होना था, वो नहीं हो पाया। उस चीज को 15 साल हो चुके हैं। रिलेशन अभी बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे गया हुआ है। हाँ, लेकिन एक बात है कि भैया बॉर्डर के ऊपर पीस है। बहुत ज्यादा सीज फायर वायलेशन अभी नहीं होती हैं, आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी प्रॉब्लम से ही उलझा हुआ है ना। पाकिस्तान में अपनी इतनी इकोनॉमिकल इश्यूज वहां पे चल रहे हैं, और इंडिया की जो डिफेंस है वो भी काफी स्ट्रोंग हो गया है। तो सारी चीजों को मिला के अगर हम लोग देखें, तो इस समय सीज फायर वायलेशन उतना नहीं होता। ये पूंछ वाला जो हुआ है, ये एक एक्सेप्शन मान सकते हो, लेकिन कई सालों से चीजें ठीक ठाक चल रही थी। और आर्टिकल 370 हटाया गया। और ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 370 बहुत इफेक्टिव था, ऐसा भी नहीं है। आर्टिकल 370 में ना दो तीन चीजें थी। एक तो उन्होंने कहा कि भैया जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो 35A भी हटा दिया गया, जिसके अंदर 35 के अंदर क्या होता था, अ, अगर कोई J&K की कोई महिला अगर आउट ऑफ स्टेट मैरिज कर लेती है, तो अपने स्टेट के उसके जो लैंड राइट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 35A भी हटा दिया गया। ठीक है। फिर इन्होंने ये कहा कि भाई जो जेंडर पैरिटी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो ये तो पहले ही हटाया हुआ था। 2002 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, और ये जो महिलाएं आउट ऑफ स्टेट शादी करती हैं, ये तो पहले ही लागू नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 370 कोई बहुत स्ट्रोंग आर्टिकल था। ऑलरेडी इसको काफी ज्यादा ब्लर कर दिया गया था, बहुत ज्यादा वीक कर दिया गया था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। तो एक तो उन्होंने ये कहा कि भैया आर्टिकल 370 के ऊपर पाकिस्तान जो रोता रहता है उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और वो चीजें तब उसको नहीं करनी चाहिए। ह्यूमन राइट का वायलेशन जो करना है उसको रोकना चाहिए। ठीक है। तो वो कुछ कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे कही हैं, जो कि अपने आप में ठीक भी है बात। खैर, एलएसी इज द बिगर इशू, इनका मैम का ये कहना है। और देखिए, ये सुहासिनी हैदर जी लगातार आईआर के ऊपर लिखती हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी जी की वैसे सुपुत्री हैं ये, लेकिन इंडिपेंडेंटली बहुत जबरदस्त काम करती हैं वैसे। थोड़ी सी लेफ्ट लीनिंग है ये, ऑफ कोर्स, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो आर्टिकल अच्छे मिल जाते हैं। तो इनका यह कहना है कि एलएसी इज अ बिगर कंसर्न। एलओसी पे अभी उतना कंसर्न नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही बेचारा एकदम खत्म हुआ पड़ा है। चाइना जिस तरह से थ्रेट कर रहा है इंडिया को एलएसी के ऊपर, है ना, वो थोड़ा ज्यादा कंसर्न है इंडिया के लिए। उसके लिए हमें प्रिपेयर होने की रिक्वायरमेंट ज्यादा है आने वाले समय में, क्योंकि चाइना के साथ ये अभी जो पूरा सिस्टम है वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। तो ये कुछ चीज इन्होंने बोली है यहाँ पे मैम ने इस आर्टिकल के थ्रू। तो रिसेंट डेवलपमेंट भी हुए हमारे बीच में, राइट। हाईएस्ट लेवल की जो बात की गई थी 2015 में शुरू की गई थी, और मोदी जी भाई लाहौर भी गए थे उनकी माता जी को विश करने के लिए। उनका बर्थडे था, अचानक से चले गए थे। फिर बालाकोट अटैक हुआ 2016 के अंदर, और फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। उसके बाद चीजें बिगड़ने लगी। बैक चैनल डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है कि जो पर्दे के पीछे होते हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया, इसके बड़े सारे बेनिफिट होते हैं बैक चैनल के। एक तो ये यूजली जो ऑडियंस होती है, मतलब जो मीडिया होता है, लोग होते हैं, उसकी छानबीन से बच जाता है। तो पता नहीं चलता पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ना। प्रेस वगैरह से दूर होके आप काम करते हो तो फ्रीली होके काम कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है। बैक चैनल के थ्रू ना हमें अंदाजा लग जाता है कि ये अगली पार्टी कितनी तैयार है।
तो अगर लगता है कि वो तैयार है तो बात आगे बढ़ाओ, लगता नहीं है कि तो पीछे हट जाओ, किसी को पता भी नहीं चलेगा ना। कितनी अच्छी बात होती है। और देखिए, जब आप फ्रंट में नेगोशिएशन करते हो तो उसके फेलियर के चांसेस होते हैं और फिर एम्बेरसमेंट भी होती है। लेकिन अगर बैक चैनल अगर फेलियर हो भी जाता है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता है। तो एक सैंक्टिटी बनी रहती है दोनों पार्टीज की, राइट। और जो पॉलिटिकल अपोजिशन वगैरह जो पार्टीज होती हैं, जो सरकार के हर एक्शन को अपोज करती हैं, उनकी स्क्रूटिनी से भी सरकार बच जाती है ना। तो डील के अंदर ये था वो था नहीं था, तो ये सवाल आते ही नहीं है, क्योंकि बैक चैनल के थ्रू सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। तो बड़े सारे बेनिफिट हैं। और जब आप फ्रंट डिप्लोमेसी करते हो एकदम सबके सामने, मीडिया के सामने, तो बहुत सारी प्री कंडीशंस होती हैं, तब जाके आप बातचीत करते हो। लेकिन बैक चैनल में इस तरह की कोई प्री कंडीशंस वगैरह नहीं होती हैं। तो बैक चैनल डिप्लोमेसी अभी भी चल रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और ये चलती भी रहनी चाहिए। ठीक है, कई बार चीजें हमें सामने से दिखती नहीं है लेकिन वो होती रहती हैं। सो दिस इज कॉल्ड बैक चैनल डिप्लोमेसी। और आज यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ अच्छे टॉपिक आज मिले हमें, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में यार कमेंट करके थोड़ी अटेंडेंस वगैरह दे दिया करो अपनी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।